क्या कभी ऐसा लगा है कि आपका माइंड हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, फिर भी कोई भी सोच आपको सुकून नहीं देती? भीड़ में होते हुए भी अकेलापन महसूस होता है, और अकेले में दिमाग ऐसी बातें सोचता है जो थका देती हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, रात को सोने से पहले भी मोबाइल। माइंड को हर मिनट कुछ चाहिए, स्टिम्युलेशन, डिस्ट्रैक्शन, एस्केप। और जब माइंड को ये सब नहीं मिलता, तो अंदर से एक बेचैनी उठती है, जैसे खुद से भागना चाह रहे हों। सच ये है, आज हमारी सबसे बड़ी बीमारी कोई वायरस नहीं, बल्कि वो टॉक्सिक थॉट्स हैं जो हर दिन हमारे अंदर पल रहे हैं। हम खुद ही अपनी सोच के कैदी बन गए हैं। हर रिग्रेट, हर गिल्ट, हर छोटी सी कंपैरिजन हमारी एनर्जी को साइलेंटली चूस रही है। कोई बात दिल से उतरती नहीं, कोई खुशी टिकती नहीं, और माइंड हर छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को डिटॉक्स की जरूरत है, ना बॉडी का, ना फोन का, बल्कि माइंड का डिटॉक्स। यही सच्चाई सामने लाती है सेडमन हार्नेट की किताब डिटॉक्स योर माइंड। यह किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि यह सिखाती है कि कैसे अपने टॉक्सिक थॉट्स को पहचानो, उन्हें धीरे धीरे साफ करो, और अपने माइंड को फिर से क्लियर, फोकस्ड और पीसफुल बनाओ। इस वीडियो में हम इस किताब के 8 सबसे जरूरी चैप्टर्स को गहराई से समझेंगे। हर चैप्टर एक अलग तरह की मानसिक लड़ाई का हल देगा। ओवर थिंकिंग हो, पास्ट का गिल्ट हो, कंपैरिजन या जजमेंट का डर हो, हर बात का इलाज मिलेगा। हर एग्जाम्पल नया होगा, हर टिप प्रैक्टिकल होगी, और हर बात दिल और दिमाग को छू जाएगी। अब चलिए शुरुआत करते हैं अपने माइंड को अंदर से साफ करने की, उस जर्नी की जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। चैप्टर 1, ओवर थिंकिंग एवरी डे। हियर्स व्हाई। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और वो सोच कभी रुकती ही नहीं? सुबह उठते ही दिमाग दौड़ने लगता है। आज क्या करना है? कल क्या गलत हुआ? लोग क्या सोचते हैं? क्या मैं अच्छा हूं या नहीं? हर बात को एनालाइज करना, हर बात में मीनिंग ढूंढना, यही ओवरथिंकिंग है। और सेडमान हार्नेट इस चैप्टर में बताते हैं कि यही सोचने की ओवरलोडिंग हमारे मेंटल डिटॉक्स में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन से होती है। जब माइंड ज्यादा सोचता है, तो क्लैरिटी कम हो जाती है। ओवरथिंकिंग कोई लॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये इमोशनल ओवरड्राइव है। जब हम अपने पास्ट पर सोचते हैं, गिल्ट आता है। फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फियर आता है। और जब दोनों मिलते हैं, आज का पीस चला जाता है। ऑथर कहते हैं, ज्यादा सोचना अक्सर प्रोडक्टिव लगता है, लेकिन यही तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मतलब, आपको लगता है कि आप कोई इंटेलिजेंट चीज कर रहे हैं, लेकिन आप असल में एक ही जगह पर बार बार चक्कर काट रहे होते हैं। क्यों जरूरी है इसे समझना? क्योंकि ओवरथिंकिंग साइलेंटली आपकी जिंदगी का हर हिस्सा खराब कर रहा है। आप डिसीजन नहीं ले पाते, आप एक्शन नहीं लेते, और सबसे खतरनाक बात, आप खुद से कट जाते हैं। ये आपको कंफ्यूज्ड बनाता है, एंग्शियस करता है, और आपको खुद पर भरोसा करना सीखने ही नहीं देता। ओवरथिंकिंग इतना धीमा जर है कि आपको पता भी नहीं चलता, और आपकी एनर्जी, सेल्फ बिलीफ और पीस गायब हो जाती है। निशा नाम की लड़की है। हर सुबह उठते ही सबसे पहले व्हाट्सएप खोलती है, फिर इंस्टाग्राम, और फिर माइंड में एक रेस शुरू हो जाती है। मेरे जैसी दिखने वाली लड़की तो इन्फ्लुएंसर बन गई। मैंने तो अब तक कुछ अचीव नहीं किया। क्या मैं पीछे रह गई हूं? दिन भर वो कुछ भी कर ले, ये थॉट्स पीछा नहीं छोड़ते। इवन जब वो सोती है, दिमाग में वही कंपैरिजन, वही गिल्ट, वही सवाल। यहां असली दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना दिमाग है, जो हर पल उसे उसकी ही कमियों का रिमाइंडर देता है। सेडमन हार्नेट कहते हैं, तुम्हारे विचार सच नहीं है, वो सिर्फ दिमाग का शोर है। मतलब, जो आपके माइंड में चल रहा है, वो सच्चाई नहीं, सिर्फ एक रिएक्शन है। ओवरथिंकिंग आपको एक फेक वर्ल्ड में ले जाता है, जहां सब कुछ गलत लगता है और कुछ भी क्लियर नहीं होता। वो बताते हैं कि ओवरथिंकिंग तब होता है जब माइंड को इमोशनल पेन प्रोसेस करने का तरीका नहीं आता। तो वो एनालिसिस का इल्यूजन क्रिएट करता है, जिससे लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, जबकि असल में आप खो चुके होते हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं? बुक के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए? हर इमोशन को डिसेक्ट करना बंद करें। मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं?
ये बार बार पूछने से इमोशन प्रोसेस नहीं होता, उल्टा बढ़ता है। हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। लाइफ में हर चीज पर आपका कंट्रोल नहीं होता और ना ही होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन से भाग मत लीजिए। सोशल मीडिया या कांस्टेंट बिजी रहना ये एस्केप है, सॉल्यूशन नहीं। क्या करना चाहिए? माइंड डंप हर रात करें। एक नोटबुक लेकर दिन भर के सारे थॉट्स उसमें उतार दीजिए। कोई ग्रामर नहीं, कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ लिखिए। इससे दिमाग हल्का होता है। 10 मिनट का सोचने का जोन रखें। दिन में सिर्फ 10 मिनट ऐसे रखिए जहां आप सोच सकते हैं। उसके बाद थिंकिंग बंद करके एक्शन लें। सेल्फ टॉक बदलिए। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा की जगह कहिए, मैं धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूं। साइलेंट वॉक की आदत डालिए। हर दिन 10 मिनट बिना फोन के अकेले चलें। इससे ब्रेन रिसेट होता है और क्लैरिटी मिलती है। डिटॉक्स योर माइंड। इस चैप्टर के जरिए हमें एक बहुत बड़ी बात समझ आती है, ओवरथिंकिंग कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक ट्रैप है। और जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलते, आपको कोई क्लैरिटी, कोई फोकस और कोई इमोशनल पीस नहीं मिल सकती। ये चैप्टर एक तरह से शुरुआत है माइंड को फिर से डिटॉक्स करने की, जहां सबसे पहला कदम होता है माइंड की आवाज से दूरी बनाना और दिल की आवाज सुनना। चैप्टर 2, योर माइंड वोंट शट अप, डू दिस। क्या आपने कभी सोचा है कि आप थक तो जाते हैं, लेकिन फिर भी दिमाग चुप नहीं होता? आप अकेले बैठते हैं, लेकिन माइंड अंदर ही अंदर कुछ बोलता रहता है। तू कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, तेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, लोग तुझे सीरियस नहीं लेते। ये आवाजें बाहर नहीं आती, लेकिन ये ही सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। और यही असली मेंटल पोल्यूशन है, जिससे डिटॉक्स योर माइंड किताब हमें बचने का तरीका बताती है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक सच्चाई से। हर इंसान के दिमाग में एक इनर क्रिटिक बैठा होता है, जो हमेशा कुछ न कुछ गलत बोलता रहता है। ये वॉइस कभी मोटिवेट नहीं करती, ये सिर्फ क्रिटिसाइज करती है, डराती है और आपको खुद पर शक करना सिखा देती है। ऑथर बताते हैं, ये आवाजें हमारी कंडीशनिंग से आती हैं, स्कूल, पेरेंट्स, सोसाइटी, जहां हमने बार बार सुना, परफेक्ट बनो, गलतियां मत करो, तुमसे नहीं होगा। धीरे धीरे वो आवाजें हमारे अंदर डिफॉल्ट साउंड ट्रैक बन जाती और हम खुद को समझाने के बजाय खुद से लड़ते रहते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है इसे समझना? क्योंकि जब आपका माइंड ही आपके खिलाफ हो जाए, तो बाहर की दुनिया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आप खुद अपनी सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक आपकी एनर्जी खा जाता है, मोटिवेशन को मार देता है, हाँ, और सबसे खतरनाक, आपको खुद पर यकीन करना सीखने ही नहीं देता। इनर नॉइज वो इनविजिबल एनिमी है, जो आपको हर दिन नीचे गिराता है बिना किसी दिखावे के। मिलिए अया आन से, जो हर चीज में परफेक्ट बनना चाहता था। जब वो जिम गया तो बॉडी देखकर बोला, मैं कभी फिट नहीं बन पाऊंगा। जब उसने पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस की तो माइंड बोला, तू मजाक बनेगा। और जब उसने यूट्यूब पर पहला वीडियो बनाया तो खुद ही कहा, किसी को क्या फर्क पड़ेगा। उसका दिमाग उसे कभी आगे बढ़ने ही नहीं देता, क्योंकि उसकी सोच आत्मसंदेह और आलोचना से बनी हुई थी। यही कहानी हजारों लोगों की है, जो दिखने में कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। सेडमन हार्नेट कहते हैं, तुम्हारा मन एक कहानी सुनाने वाला है, सच्चाई बताने वाला नहीं। मतलब, जो कुछ भी आप अंदर सुनते हैं वो सच नहीं होता, वो सिर्फ एक पुरानी कैसेट है जो रिपीट हो रही है। ऑथर बताते हैं कि इनर नॉइज एक हैबिचुअल पैटर्न है, और इसे चुप कराने के लिए आपको सोच के खिलाफ सोच नहीं करनी, बल्कि सोच को ऑब्जर्व करना सीखना है, बिना रिएक्ट किए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं? बुक के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए? हर नेगेटिव थॉट से लड़ाई मत करें। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? पूछना बंद कीजिए। हर थॉट को फिक्स करना जरूरी नहीं होता। माइंड को जबरदस्ती साइलेंस कराने की कोशिश मत करें। जितना रोकेंगे उतना दिमाग भागेगा। खुद को बार बार जज मत कीजिए। मैं ऐसा क्यों हूं की जगह ये पूछिए, मैं खुद से कैसे बात कर सकता हूं? क्या करना चाहिए? माइंड ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस करें। हर दिन 5 मिनट चुप बैठिए। कोई म्यूजिक नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस माइंड जो सोच रहा है उसे ऑब्जर्व कीजिए, जैसे कोई मूवी चल रही हो। स्लोली माइंड खुद ही शांत होने लगता है। नेगेटिव वॉइस का नाम दीजिए अपने इनर क्रिटिक को। कोई नाम दीजिए,
जैसे ओल्ड जज। और जब वो बोले तो इंटरनली कहिए, थैंक्स फॉर शेयरिंग जज, नाउ बी क्वाइट। लविंग सेल्फ टॉक की आदत डालिए। जब माइंड बोले तू बेकार है, आप बोलिए, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। नाइट टाइम ऑडियो डिटॉक्स। सोने से पहले पॉजिटिव एफर्मेशंस या काल्मिंग म्यूजिक सुनिए। इससे सबकॉन्शियस माइंड रीवायर होता है। डिटॉक्स योर माइंड यह सिखाती है कि माइंड की आवाज को म्यूट करना जरूरी नहीं है, उसे समझना जरूरी है। इनर क्रिटिक को जवाब देना जरूरी नहीं, उसे पहचानना और डिस्टेंस बनाना जरूरी है। जब आप खुद से दोस्ती करना सीख जाते हैं, तब आपका माइंड आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करने लगता है। और यही मेंटल फ्रीडम की असली शुरुआत होती है। चैप्टर 3, स्टिल स्टक इन द पास्ट, लेट इट गो। इस चैप्टर की शुरुआत एक कड़वी सच्चाई से होती है। कई लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पैरों में उनके ही बीते हुए कल की जंजीरें बंधी होती हैं। वो पल जो गुजर चुके हैं, वो गलतियां जो अब सुधारी नहीं जा सकती, वो रिश्ते जो अब लौट कर नहीं आने वाले। फिर भी हमारा माइंड बार बार उन्हीं पलों में लौट जाता है। काश उस वक्त मैंने ऐसा किया होता, अगर मैंने वो गलती न की होती तो आज मेरी जिंदगी अलग होती। क्यों? मैंने उस इंसान को जाने दिया। और यही इमोशनल बैगेज हमें हर दिन धीमा करता है। चाहे आप आज कितनी भी मेहनत करें, अगर बीते हुए कल का गिल्ट साथ है, तो माइंड कभी फ्री नहीं हो सकता। क्यों इंपॉर्टेंट है इसे समझना? क्योंकि जब तक हम अपने पास्ट के साथ पीस नहीं बना लेते, हमारा फ्यूचर कभी पीसफुल नहीं बन सकता। ऑथर बताते हैं, जो लोग गिल्ट, शेम या रिग्रेट में जीते हैं, उनका माइंड हमेशा दो तरफ खिंचा रहता है, एक तरफ प्रेजेंट, दूसरी तरफ पास्ट। इसका सीधा असर पड़ता है सेल्फ वर्थ पर, रिलेशनशिप्स पर, फोकस और एनर्जी पर। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग कहता है, तू पहले भी फेल हुआ है, तू उस टाइम सही डिसीजन नहीं ले पाया, तू दूसरों को हर्ट कर चुका है। और फिर हम अनकॉन्शियसली खुद को पनिश करने लगते हैं बाय सेल्फ सैबोटाज, प्रोक्रेस्टिनेशन या टॉक्सिक पैटर्न्स में फंसकर। अंजलि एक स्मार्ट और टैलेंटेड लड़की थी, लेकिन उसने एक टाइम पर अपनी बेस्ट फ्रेंड का ट्रस्ट तोड़ दिया था। अब जब भी वो किसी न्यू रिलेशनशिप में जाती, माइंड कहता, तू भरोसे के लायक नहीं है, तू फिर किसी को हर्ट करेगी। वो बार बार पास्ट मिस्टेक्स को याद करती और खुद को मौका देने से पहले ही पीछे हट जाती। धीरे धीरे उसका सेल्फ वर्थ खत्म होने लगा, क्योंकि उसने खुद को माफ करना सीखा ही नहीं था। सैडमन हार्नेट इस चैप्टर में कहते हैं, तुम अपना अतीत नहीं ढोते, तुम उसकी व्याख्या को अपने साथ रखते हो। मतलब बीता हुआ कल आपको आज तक रोक नहीं सकता, लेकिन आपके माइंड का उसे देखने का तरीका जरूर रोक सकता है। ऑथर बताते हैं कि गिल्ट और रिग्रेट वो जहर हैं जो धीरे धीरे आपके अंदर से कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस को मारते हैं। और जब तक आप ये इमोशनल पॉइजन रिलीज नहीं करते, आप कभी क्लैरिटी और पीस को फील नहीं कर सकते। क्या करना चाहिए और क्या नहीं? बुक के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए? अपने पास्ट को बार बार रिप्ले मत कीजिए, माइंड को रिवाइंड बटन से ब्रेक दीजिए, खुद को पनिश करना बंद कीजिए, बार बार नेगेटिव थॉट से खुद को मारना बंद करें। रिग्रेट को आइडेंटिटी मत बनाइए, मैं वही इंसान हूं जिसने ये किया था। ये लेबल उतार फेंकिए। क्या करना चाहिए? राइट एंड रिलीज रिचुअल। अपने गिल्ट या रिग्रेट को एक पेपर पर लिखिए, फिर उसे जलाइए या फाड़ दीजिए। यह सिंबलिक एक्ट माइंड को क्लोजर देता है। इनर अपॉलॉजी टेक्निक। मिरर में देखिए और खुद से कहिए, हां मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैं माफ करने लायक हूं। मैं अब वो इंसान नहीं रहा जो वो गलती करता था। क्रिएट अ फॉरगिवनेस जर्नल। हर दिन एक लाइन लिखिए, मैं खुद को माफ करता हूं ताकि मैं खुद को आज एक नई शुरुआत दे सकूं। माइंडफुल एफर्मेशंस। जो मेरे बस में नहीं उसे मैं छोड़ देता हूं और अब मैं शांति को चुनता हूं। डिटॉक्स योर माइंड। इस चैप्टर के जरिए हमें एक पावरफुल मैसेज देती है, जो बीत गया है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन आप अपने मीनिंग को बदल सकते हैं। पास्ट आपकी कहानी का हिस्सा है, आपकी पूरी पहचान नहीं। अगर आप आज भी गिल्ट में जी रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अब बदल चुके हैं। और जब आप उस गिल्ट को छोड़ देते हैं, तो आपका माइंड एक नई क्लैरिटी और फ्रीडम की तरफ बढ़ने लगता है। चैप्टर 4,
स्केयर्ड ऑफ वॉट पीपल थिंक। स्टॉप नाउ। इस चैप्टर में एक ऐसा डर सामने लाया गया है जो ज्यादातर लोग कबूल भी नहीं करते। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही एक सवाल हर दिन हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करता है। आप कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है कि कोई मजाक ना बना दे। आप ना कहना चाहते हैं, लेकिन कहते नहीं क्योंकि सामने वाला नाराज हो जाएगा। आप सोशल मीडिया पर कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे। ये डर धीरे धीरे आपका असली आप छीन लेता है। आप लोगों को खुश रखने में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद को क्या चाहिए ये ही भूल जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है इसे समझना? क्योंकि जब आप हर डिसीजन दूसरों के अप्रूवल से लेने लगते हैं, तो आप अपनी जिंदगी का रिमोट किसी और को थमा देते हैं। फियर ऑफ जजमेंट और पीपल प्लीजिंग की वजह से आप बोल्ड एक्शंस नहीं ले पाते, आप अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते और आप धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। ऑथर बताते हैं, हर किसी को खुश करना दयालुता नहीं होता, यह बस एक छुपा हुआ डर होता है। मतलब आप दूसरों के लिए अच्छा नहीं कर रहे, आप बस अपने रिजेक्शन के डर को छुपा रहे हैं। अगर आपको बार बार लगता है कि आप सबको खुश नहीं कर पा रहे, तो याद रखिए यह काम आपका है ही नहीं। रितेश एक इंट्रोवर्टेड लड़का था, कभी भी किसी को ना नहीं कहता था। क्लास में कोई असाइनमेंट करना होता, लोग उसी से कहते। फ्रेंड्स पार्टी करना चाहते, वो भी जाता, भले उसे मन ना हो। फैमिली भी उसे परफेक्ट बेटा मानती, जो कभी किसी से उलझता नहीं। धीरे धीरे वो खुद से कटने लगा। उसे नहीं पता था कि वो किसे पसंद करता है, क्या करना चाहता है। उसकी आइडेंटिटी लोगों की एक्सपेक्टेशंस में घुल गई थी। सेडमन हार्नेट इस चैप्टर में कहते हैं, तुम लोगों के सोचने में नहीं रहते, इसलिए उनकी राय के हिसाब से जीना बंद करो। मतलब आप किसी और के दिमाग में नहीं रहते, तो फिर उनकी थिंकिंग से अपनी जिंदगी क्यों चला रहे हो? ऑथर बताते हैं कि फियर ऑफ जजमेंट सिर्फ एक इल्यूजन है। लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं, और अगर सोचते भी हैं, तो क्या आप उन्हें अपनी फ्रीडम से बड़ा बना देंगे? क्या करना चाहिए और क्या नहीं? बुक के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए? हर डिसीजन दूसरों की नजर से मत देखिए। क्या वो मुझे जज करेंगे? ये सवाल पूछना बंद कीजिए। हर किसी को हां मत कहिए। हर यस जो आप मजबूरी में कहते हैं, वो एक नो होता है खुद के लिए। अपनी बाउंड्रीज को इग्नोर मत कीजिए। मैं अच्छा इंसान हूं, इसलिए सबका कहा मान लूं। यह गलत सोच है। क्या करना चाहिए? स्टार्ट स्मॉल। नो प्रैक्टिस। हर दिन एक छोटा ना बोलिए, बिना गिल्ट के। जैसे, आज मैं रेस्ट लेना चाहता हूं, इसलिए बाहर नहीं जाऊंगा। राइट योर कोर वैल्यूज। 3 चीजें लिखिए जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो भी फैसला लें, देखें क्या वो इनसे मेल खाता है या नहीं। यूज द 5-5-5 रूल। जो लोग अभी आपको जज कर रहे हैं, लें क्या उनका ओपिनियन 5 दिन, 5 घंटे, 5 मिनट के लिए है या नहीं? 5 महीने या 5 साल बाद मैटर करेगा? डू मिरर एफर्मेशंस। मुझे अप्रूवल की जरूरत नहीं, मैं खुद को अपनी सच्चाई के लिए एक्सेप्ट करता हूं। डिटॉक्स योर माइंड। इस चैप्टर में हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताती है, हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सच में हमारा है या सिर्फ सोशल अप्रूवल के लिए है। जब आप हर बार खुद को लोगों की नजर में परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप एक फेक वर्जन जीने लगते हैं, और यह सबसे बड़ा मेंटल बर्डन बन जाता है। इस बुक का संदेश साफ है, अगर आप अपनी जिंदगी से इमोशनल थकावट हटाना चाहते हैं, तो लोगों की नजरों से खुद को आजाद कीजिए। क्योंकि जो लोग आपको जज कर रहे हैं, वो खुद अपनी जिंदगी में खोए हुए हैं। आपका काम है खुद को सच के साथ एक्सेप्ट करना, ना कि सबको खुश करना। चैप्टर 5, फीलिंग बर्न्ट आउट, रिचार्ज योर माइंड। इस चैप्टर में ऑथर उस अदृश्य थकावट की बात करते हैं जो हमारी बॉडी से नहीं, हमारे दिमाग से आती है। जब आप दिन भर काम करते हैं, पर फिर भी लगता है कि आपने कुछ खास नहीं किया। जब सुबह उठते ही भारीपन लगता है और हर चीज बोझ जैसी महसूस होती है, तो यह सिर्फ फिजिकल एग्जॉस्शन नहीं, यह मेंटल बर्नआउट होता है। यह बर्नआउट हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला करता है, जहां मोटिवेशन मर जाती है और माइंड हर चीज से भागना चाहता है। क्यों जरूरी है इसे समझना? क्योंकि मानसिक बर्नआउट को लोग गंभीरता से नहीं लेते। हर कोई बस कहता है, थोड़ा सो लो, ठीक हो जाएगा। पर सच्चाई यह है कि सोना, मानसिक पुनर्निर्माण चाहिए।
जब माइंड हर वक्त काम, स्ट्रेस, नोटिफिकेशंस, गोल्स और कंपैरिजन में उलझा होता है, तो वो रिचार्ज नहीं होता, सिर्फ और ज्यादा ड्रेन होता है। ऑथर कहते हैं, हमारा ब्रेन एक बैटरी की तरह है। अगर हम उसे चार्ज होने का टाइम नहीं देंगे, तो वो सिर्फ रिएक्ट करेगा, क्रिएट नहीं। सिमरान एक 24 साल की लड़की थी, एम्बिशियस, हार्डवर्किंग, डिसिप्लिन्ड। हर दिन चेकलिस्ट बनाती, गोल सेट करती और हर काम टाइम पर पूरा करने की कोशिश करती। लेकिन एक दिन वो टूट गई। ना उसे किसी चीज में इंटरेस्ट था, ना कोई अचीवमेंट उसे खुश कर पा रही थी। उसे लगा वो हार गई है, जबकि वो रोज जीतने की कोशिश कर रही थी। असल में वो बर्नट आउट हो चुकी थी। बॉडी एक्टिव थी, पर माइंड थक चुका था। सैडमन हार्नेट कहते हैं, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस बेहतर तरीके से रुकना सीखना है। मतलब सॉल्यूशन प्रोडक्टिविटी नहीं है, इंटेंशनल पॉजिंग है। ऑथर बताते हैं कि हमारी माइंड को भी डीप रेस्ट चाहिए। ऐसा रेस्ट जिसमें कोई स्क्रीन ना हो, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, बस प्योर प्रेजेंस हो। मेंटल बर्नआउट तब होता है जब आप खुद को स्टॉप करना भूल जाते हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बुक के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए। बिजी रहने को अचीवमेंट मत समझिए। हर वक्त कुछ करते रहना ही प्रोग्रेस नहीं होता। ब्रेक्स लेने को गिल्ट मत समझिए। रेस्ट का मतलब लेजीनेस नहीं होता, वो ब्रेन का फ्यूल होता है। सोशल मीडिया को रिलैक्सेशन मत मानिए। स्क्रोलिंग आपको रिलैक्स नहीं करता, वो और ज्यादा मेंटल नॉइज देता है। क्या करना चाहिए? डेली डिजिटल फ्री पॉज रखिए। हर दिन कम से कम 30 मिनट का टाइम सिर्फ खुद के साथ बिताइए। बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना कोई स्टिमुलेशन। बस सांस लो और होने का एहसास करो। क्रिएट अ नथिंग आवर। दिन का एक फिक्स टाइम स्लॉट ऐसा रखिए जहां आपको कुछ भी अचीव नहीं करना, बस फ्री सोचिए, वॉक कीजिए या नेचर देखें। माइंड खुद ब खुद रिफ्रेश होता है। अडॉप्ट माइंडफुल ट्रांजिशंस। एक काम से दूसरे काम पर जंप मत कीजिए। 2 मिनट का पॉज लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और फिर अगले टास्क में जाइए। बर्नआउट जर्नल स्टार्ट कीजिए। रात में 3 सवाल लिखिए। आज मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी कहां ड्रेन हुई? क्या मैंने आज खुद को पॉज करने का समय दिया? क्या मैं आज खुद के साथ जेंटल था? डिटॉक्स योर माइंड इस चैप्टर के जरिए एक जरूरी रिमाइंडर देती है, काम करने की भूख ठीक है, लेकिन खुद से जुड़ने की भूख उससे भी ज्यादा जरूरी है। बर्नआउट तब आता है जब आप सिर्फ रिजल्ट चेस करते हैं, बिना यह समझे कि आपकी मेंटल हेल्थ ही आपका रियल एसेट है। ऑथर हमें सिखाते हैं कि रिचार्ज करने का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं, बल्कि एक ऐसा पॉज लेना है जहां माइंड फिर से क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और कनेक्शन महसूस कर सके। अगर आप रोज बर्नआउट फील करते हैं, तो शायद आपको और करने की नहीं, थोड़ा रुक कर खुद से मिलने की जरूरत है। चैप्टर 6, एंगर टेक्स ओवर। फास्ट, कंट्रोल इट। इस चैप्टर में ऑथर बात करते हैं उस गुस्से की आग की, जो बिना चेतावनी के फट पड़ती है और बाद में सिर्फ गिल्ट छोड़ जाती है। कभी कभी छोटी सी बात हमें इतना ट्रिगर कर देती है कि हम खुद को पहचान नहीं पाते। आवाज ऊंची हो जाती है, चेहरा लाल और दिल तेज धड़कता है। पर सच्चाई यह है कि वो गुस्सा सिर्फ उस पल की बात नहीं होती, बल्कि सालों की अनसुलझी इमोशंस और दिमाग के अंदर जमा हुई रिएक्टिव एनर्जी होती है। ऑथर बताते हैं, अनकंट्रोल्ड एंगर एक मेंटल टॉक्सिन है जो हमें न केवल दूसरों से दूर करता है, बल्कि खुद से भी डिस्कनेक्ट कर देता है। क्यों जरूरी है इसे समझना? क्योंकि अनकंट्रोल्ड एंगर आपकी लाइफ को 2 हिस्सों में बांट सकता है, पछतावा और अकेलापन। अगर गुस्सा आपके डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और सोचने की ताकत को कंट्रोल करने लगे, तो आप सिर्फ बाहर नहीं, अंदर से भी हारने लगते हैं। एंगर सबसे डेंजरस तब बनता है जब आप उसे नॉर्मल समझने लगते हैं। हार्शिट एक 27 साल का लड़का था जो खुद को शॉर्ट टेम्पर्ड कहकर जस्टिफाई करता था। छोटा सा ट्रैफिक, किसी की टोन या कोई डिसएग्रीमेंट और वो एक्सप्लोड कर जाता। उसे लगता था वो स्ट्रांग है, डायरेक्ट है, आउटस्पोकन है। पर धीरे धीरे उसके दोस्त, रिश्तेदार और यहां तक कि उसकी जॉब भी उससे दूर होने लगी। असल में वो स्ट्रांग नहीं था, वो इमोशनली अनकंट्रोल्ड था। जब वो थेरेपी में गया तो उसे पहली बार पता चला कि उसका गुस्सा उसकी पेन, पास्ट रिजेक्शन और लैक ऑफ इमोशनल क्लैरिटी से आता था। सैडमन हार्नेट कहते हैं, गुस्सा ताकत नहीं होता, ये एक संकेत होता है। इसे ध्यान से सुनो। गुस्सा गलत नहीं है, पर उसे अनसुना करना,
और उसे रिएक्ट करने देना, यही आपको कमजोर बनाता है। ऑथर बताते हैं कि एंगर को मैनेज करने के लिए जरूरी है कि आप रिएक्शन से पहले अवेयरनेस लाएं। जब आप ट्रिगर्स को पहचानना शुरू करते हैं तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं बिना डैमेज किए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बुक के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए। गुस्से को दबाना मत समझिए कि आप स्ट्रांग बन रहे हैं। दबा हुआ गुस्सा बाद में कहीं और ज्यादा जहरीला बनकर बाहर आता है। जस्टिफाई मत कीजिए, मैं ऐसा ही हूं। ये एटीट्यूड आपको कभी ग्रो नहीं करने देगा। गुस्से को एक्शन का बहाना मत बनाइए। हर्ट करके पावर फील करना एक इल्यूजन है। क्या करना चाहिए? क्रिएट ए पॉज रिचुअल। जब भी गुस्सा आए, जैसे ही आप ट्रिगर हों, 5 सेकंड रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूं? ट्रिगर ट्रैकिंग जर्नल शुरू कीजिए। हर बार जब गुस्सा आए, बाद में लिखिए, क्या हुआ, कैसा लगा और क्या उससे पहले हुआ था। इससे पैटर्न समझ आएगा। यूज मूवमेंट टू रिलीज इमोशन। गुस्से को दबाइए मत, उसे हेल्थी तरीके से बाहर निकालिए। वॉक कीजिए, पुशअप्स लगाइए या जोर से सांस छोड़िए, एनर्जी बाहर आएगी। एम्पैथी प्रैक्टिस कीजिए, खुद को उस इंसान की जगह रखिए जिससे आप गुस्सा हुए। इससे आपका माइंड रिएक्ट करने की बजाय समझने की कोशिश करेगा। इस चैप्टर में डिटॉक्स योर माइंड हमें सिखाती है कि गुस्सा एक चेतावनी है, न कि हथियार। यह किताब हमें बताती है कि गुस्से को दबाना सॉल्यूशन नहीं है। उसे समझना, स्वीकार करना और चैनलाइज करना ही असली स्ट्रेंथ है। जब आप अपने इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप सिर्फ बाहर की दुनिया पर नहीं, अपनी इनर वर्ल्ड पर भी राज करने लगते हैं। और जब माइंड डिटॉक्स होता है तो उस पर कोई इमोशन हावी नहीं होता। चैप्टर 7, ऑलवेज कंपेयरिंग योर सेल्फ। ब्रेक फ्री। इस चैप्टर में ऑथर एक ऐसी इनविजिबल बीमारी की बात करते हैं जो बाहर से दिखती नहीं पर अंदर से हमें खोखला कर देती है। सेल्फ कंपैरिजन। हर बार जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं और किसी को लग्जरी में देखकर साई लेते हैं, या जब कोई दोस्त आपसे ज्यादा अचीव करता है और आपके मन में हल्की जलन होती है, तो ये सिर्फ जेलसी नहीं होती, ये लो सेल्फ वर्थ का सिग्नल होता है। ऑथर समझाते हैं कि कंपैरिजन का दिमाग पर वही असर होता है जैसे लगातार कोई जहर का हल्का डोज देना। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और इनर पीस दोनों खत्म हो जाते हैं। क्यों जरूरी है इसे समझना? क्योंकि जब आप दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ कंपेयर करते हो तो आप अपनी जर्नी का रिस्पेक्ट खो देते हो। आप किसी और के हाईलाइट रील को अपनी रियलिटी से कंपेयर कर रहे होते हैं और फिर खुद को कम समझने लगते हैं। यह माइंडसेट आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगा, चाहे आप कितना भी अचीव क्यों ना कर लें। अंकिता एक 25 साल की लड़की थी, अच्छी जॉब, लविंग फैमिली और डिसेंट लाइफस्टाइल के साथ। लेकिन वो दिन में कई बार सोशल मीडिया चेक करती थी और हर बार किसी की यूरोप ट्रिप, किसी की एंगेजमेंट, किसी की प्रमोशन देखकर वो खुद से नफरत करने लगती थी। वो सोचती, मैं भी उतनी स्मार्ट क्यों नहीं हूं, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। धीरे धीरे वो एंग्शियस रहने लगी, डिप्रेस्ड महसूस करने लगी। हालांकि उसकी जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं था, गलत थी उसकी परसेप्शन। सेडमन हार्नेट इस हैबिट को द थीफ ऑफ जॉय कहते हैं। वो लिखते हैं, तुलना तुम्हें यह नहीं दिखाती कि तुम्हारी जिंदगी में क्या कमी है, बल्कि ये तुम्हें उस सब से अंधा कर देती है जो पहले से तुम्हारे पास है। ऑथर बताते हैं कि जब आप बार बार खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं और दूसरों की अप्रूवल में जीने लगते हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बुक के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया को एब्सोल्यूट ट्रूथ मानना। लोग वहां सिर्फ अपनी बेस्ट मोमेंट्स दिखाते हैं, ना कि रियलिटी। अचीवमेंट्स की रेस में खुद को पुश करना बिना अपनी नीड समझे। हर किसी की जर्नी, टाइमलाइन और मीनिंग ऑफ सक्सेस अलग होता है। वो मुझसे आगे है जैसे टॉक्सिक थॉट्स में खुद को जलाना। ये कंपैरिजन आपको जेलस बना देगा, इंस्पायर्ड नहीं। क्या करना चाहिए? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस रोज करें। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। इससे माइंड नेचुरली अबंडेंस पर फोकस करेगा, न कि कमी पर। डिजिटल बाउंड्रीज सेट करें। सोशल मीडिया के लिए एक फिक्स टाइम रखिए और स्क्रोल लिमिट भी। सेल्फ डेफिनेशन क्रिएट करें। खुद से पूछिए, मैं कौन हूं और मुझे क्या चाहिए।
जब क्लैरिटी आएगी तो कंपैरिजन अपने आप फेड हो जाएगा। कंपेयर ओनली विथ योर पास्ट सेल्फ। कल के मुकाबले आप आज कितना ग्रो हुए हैं, यही असली सक्सेस है। डिटॉक्स योर माइंड इस चैप्टर के जरिए एक क्लियर मैसेज देती है, तुम जैसे हो वैसे भी इनफ हो। यह किताब बताती है कि खुद को दूसरों से कमतर मानना एक इल्यूजन है, एक ट्रैप है जो कभी सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। सच तो यह है कि जब आप कंपैरिजन से ऊपर उठ जाते हैं, तभी आप अपनी लाइफ की क्लैरिटी, पीस और रियल कॉन्फिडेंस महसूस कर पाते हैं। और यही है वो मेंटल फ्रीडम जो इस किताब का सबसे गहरा लक्ष्य है। चैप्टर 8 नेगेटिव थॉट्स वोंट स्टॉप, डिटॉक्स देम। इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत गहरे मानसिक लूप की बात करते हैं जिसमें फंसकर हम अपनी ही सोच से डरने लगते हैं। नेगेटिव थॉट स्पिरल यह एक ऐसा मेंटल ट्रैप है जिसमें एक छोटी सी चिंता धीरे धीरे एक पूरी कहानी बन जाती है जो कभी खत्म नहीं होती। एक क्या होगा अगर से शुरू होकर मेरे साथ कुछ बुरा ही होगा तक पहुंच जाती है। ऑथर बताते हैं कि ज्यादातर लोग इस पैटर्न को पहचान नहीं पाते। वो सोचते हैं कि उनके थॉट्स ही उनकी आइडेंटिटी हैं, लेकिन असल में ये थॉट्स सिर्फ मेंटल नॉइज होते हैं जो लगातार माइंड में चलते रहते हैं, क्लैरिटी और पीस को मिटा देते हैं। क्यों जरूरी है इसे समझना? क्योंकि जब हम अपने ही विचारों को एब्सोल्यूट ट्रूथ मानने लगते हैं तो हम अपनी लाइफ को फियर और कंफ्यूजन से चलाने लगते हैं। नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे एंजाइटी बढ़ाते हैं, सेल्फ डाउट को नॉर्मल बना देते हैं और डिसीजन मेकिंग को पैरालाइज कर देते हैं। यह चैप्टर सिखाता है कि सोच को पकड़ना और उसे ऑब्जर्व करना सबसे बड़ी मेंटल स्ट्रेंथ है। आराव एक 24 साल का स्टूडेंट था। हर बार जब वो कोई नया काम शुरू करता, एक ही थॉट माइंड में आता, मैं फेल हो जाऊंगा। वो हर छोटी चीज में नेगेटिविटी ढूंढ लेता। रिजल्ट अच्छा आया, शायद लक था। फ्रेंड ने तारीफ की, वो मजाक कर रहा होगा। धीरे धीरे वो खुद से दूर हो गया। जिंदगी चल रही थी पर माइंड लगातार उसका कॉन्फिडेंस तोड़ रहा था। सेडमन हार्नेट कहते हैं, सोच सिर्फ सोच होती है, यह हकीकत नहीं होती। लेकिन जितना ज्यादा तुम उन पर यकीन करते हो, वो उतनी ही ज्यादा तुम्हारी हकीकत बन जाती है। वो समझाते हैं कि हर इंसान के माइंड में हर दिन हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब हम उन्हें सच मानने लगते हैं और उनसे रिएक्ट करने लगते हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बुक के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए? हर थॉट को सच मान लेना, हर व्हाट इफ को रियलिटी समझ लेना एंजाइटी का रूट है। नेगेटिव सेल्फ टॉक को अनदेखा करना, मैं बेकार हूं, मेरे बस की बात नहीं, ये फ्रेजेस स्लोली सेल्फ इमेज को डिस्ट्रॉय करते हैं। ओवर थिंकिंग को थिंकिंग समझना, सोचते रहना कोई सोल्यूशन नहीं देता। क्लैरिटी एक्शन से आती है, कंफ्यूजन रेपिटेशन से। क्या करना चाहिए? माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू करें। हर बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए, पॉज करें और खुद से पूछें, क्या यह थॉट सच में यूजफुल है? ऐसा करने से आप अपनी सोच को ऑब्जर्व करना सीखेंगे। थॉट डंपिंग हर सुबह या रात को 10 मिनट लिखिए जो भी माइंड में चल रहा है। इससे माइंड हल्का होगा और पैटर्न्स क्लियर होंगे। पॉजिटिव रीफ्रेम्स नेगेटिव थॉट्स को रिफ्रेम करें। मुझसे नहीं होगा को बदलें, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं और कर सकता हूं। मैं लिमिट इनपुट जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं वो भी आपकी सोच पर असर डालता है। नेगेटिव न्यूज, टॉक्सिक रील्स, ओवर स्टिमुलेटिंग वीडियोस, इनसे दूरी बनाइए। डिटॉक्स योर माइंड इस चैप्टर में आपको एक चीज सिखाती है, अपने थॉट्स को जज करना बंद करो और ऑब्जर्व करना शुरू करो। यह किताब कहती है कि माइंड को डिटॉक्स करना मेंटल साइलेंस या परफेक्ट पॉजिटिविटी से नहीं होता, बल्कि अवेयरनेस से होता है। आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वो अवेयरनेस हैं जो उन्हें देख सकती है और चुन सकती है कि किसे बिलीव करना है और किसे नहीं। और यही है असली मानसिक स्वतंत्रता। कंक्लूजन हर चैप्टर ने हमें एक एक करके ये सिखाया कि असली जंग बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर चल रही है। कभी ओवरथिंकिंग, कभी सेल्फ डाउट, कभी लोगों के डर से दब जाना या बार बार खुद की तुलना करना। लेकिन हर बार सॉल्यूशन भी हमारे अंदर ही था। अवेयरनेस, सेल्फ ऑब्जर्वेशन और थोड़ी सी डिसिप्लिन के साथ। यह किताब हमें सिखाती है कि जब हम अपने थॉट्स को पहचानना शुरू करते हैं
जब हम माइंड की सफाई करने लगते हैं, तभी हम क्लैरिटी, पीस और असली कॉन्फिडेंस को महसूस कर पाते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी डिटॉक्स कोई डाइट नहीं, बल्कि माइंड डिटॉक्स है, और यही इस पूरी जर्नी का सबसे गहरा मैसेज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब करना न भूलें और ई बुक खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर जाएं। आपका दिमाग साफ होगा तो जिंदगी खुद ब खुद चमकने लगेगी।